आइए ऊर्जा संरक्षण का उपयोग करते हुए कुछ सवालों को हल करते हैं। तो पहला सवाल है, एक क्रिकेट गेंद को जमीन से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। गेंद की चाल बताइए जब यह 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है और हमें जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो आइए इस स्थिति को हम यहां पर दर्शा लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि एक गेंद को जमीन से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और इसे 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है और हमें कहा गया है कि हमें गेंद की चाल तब बतानी है जब यह 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। तो जब हम इस गेंद को जमीन से ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं तो मान लीजिए यह गेंद यहां कहीं पर पहुंच जाती है और इस स्थिति में इस गेंद की जमीन से जो ऊंचाई है वह 15 मीटर है। तो इस स्थिति में हमें इस गेंद की चाल ज्ञात करनी है। अब जरा सोचिए कि इसे हम कैसे करेंगे। तो इसे हल करने का एक तरीका तो हो सकता है कि हम यहां पर गति के समीकरणों का उपयोग करें। हमने पहले की वीडियोस में ऐसे सवाल कर रखे हैं जिनमें हम गति और गति के समीकरणों की बात कर रहे थे, लेकिन चलिए इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करने के लिए ऊर्जा संरक्षण का उपयोग करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण के अनुसार अगर इस गेंद को यहां से लेकर यहां तक लाया जा रहा है, यानी कि यह ऐसे ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो इस स्थिति में इस गेंद की कुल ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो इसकी है वह परिवर्तित नहीं होगी। तो मूल रूप से यह बात है कि अभी तो इस गेंद के पास यहां पर कुछ गतिज ऊर्जा है, लेकिन जैसे जैसे यह ऊपर जाएगी तो इसकी गतिज ऊर्जा कम होने लगेगी क्योंकि इस गेंद की गति धीमी होती जा रही है। लेकिन यह गतिज ऊर्जा यहां पर इस गेंद की स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी क्योंकि यह गेंद जैसे जैसे ऊपर जा रही है इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो इसके परिणाम स्वरूप हम यह समझ पाते हैं कि भले ही यहां पर गतिज ऊर्जा कम होती जा रही है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, लेकिन जो कुल ऊर्जा है वह परिवर्तित नहीं हो रही है। और यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यहां पर अब जो कुल ऊर्जा है वह यहां पर जो कुल ऊर्जा आएगी इसके बराबर होगी और हमें यहां पर यह चाल ज्ञात करनी है। तो गणितीय रूप में अब हम यह कह सकते हैं कि U1 प्लस K1 यानी कि इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा है, U का मतलब स्थितिज ऊर्जा होता है, यह बराबर आएगा इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है यानी कि U2 प्लस K2। तो अब हम इस समीकरण का उपयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसे हम पहली स्थिति या इसे हम पहला बिंदु भी कह सकते हैं और इसे हम दूसरा बिंदु कह देते हैं और हमें यहाँ इस दूसरे बिंदु पर वेग ज्ञात करना है। अब इस समीकरण के बारे में एक अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पर इस चीज का ध्यान नहीं रखना है कि इनमें से कौन सा प्रारंभिक बिंदु है और कौन सा अंतिम बिंदु। हम चाहें तो इसे पहला बिंदु और इसे दूसरा बिंदु कहकर भी इसे हल कर सकते हैं। हम चाहें तो गेंद जब नीचे गिरती है तो उस समीकरण का उपयोग भी कर सकते हैं और यहां तक कि यहां पर दिशा का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, यानी हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कौन से हैं। तो अब चलिए यहां पर प्रतिस्थापन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्थितिज ऊर्जा है वह mgh होगी क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा है। तो पहले बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा है वह mgh1 हम लिखेंगे, जहां पर h1 इस पहले बिंदु के लिए ऊंचाई है। तो ये मान तो हम यहां पर बाद में प्रतिस्थापित करेंगे, एक बार हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। तो mgh1 प्लस में जो पहले बिंदु पर गतिज ऊर्जा है वह आ जाएगी 1/2 गुणा mv1 स्क्वायर, जहां पर v1 पहले बिंदु पर वेग है और यह बराबर होगा mgh2 प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर। अब इससे पहले कि हम यहां पर मान प्रतिस्थापित करें, हम यहां पर देख सकते हैं कि इन सब में m उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है। तो चलिए दोनों पक्षों में से हम m को उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो m को उभयनिष्ठ करने के बाद यहां पर m तो दोनों पक्षों से निरस्त हो जाएगा और चलिए अब देखते हैं कि जितने बचे हुए मान हैं क्या वो हमारे पास हैं या नहीं। तो g तो हमें यहां पर पता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या हम h1 के बारे में जानते हैं? जी बिल्कुल, हम h1 भी जानते हैं। h1 इस पहले बिंदु पर ऊंचाई है जो कि 0 है क्योंकि हम यहां पर जमीन से इस गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं। तो h1 तो हमें पता है यह 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए v1 हमें पता है यह 20 मीटर प्रति सेकंड है। h2 के बारे में हम जानते हैं यह इस बिंदु पर ऊंचाई है जो कि 15 मीटर है और यहां पर v2 हमें पता नहीं है, यानी v2 ही केवल अज्ञात मान है। तो हम यहां पर ये सभी मान रखकर v2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें, यहां पर ये सभी मान स्वयं से रखकर v2 का मान ज्ञात करें। तो अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। हम जानते हैं कि h1 जो इस बिंदु पर ऊंचाई है वह तो 0 है, तो यह पूरा मान तो 0 बन जाएगा, प्लस 1/2 गुणा v1 स्क्वायर है और v1 इस बिंदु पर वेग है जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो यह हम लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर करना है, बराबर देखिए g का मान हमें पता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है गुणा h2 यानी कि इस बिंदु पर जो ऊंचाई है वह 15 मीटर है, तो गुणा में 15 मीटर आ जाएगा,
प्लस 1/2 गुणा V2 स्क्वायर, जहां पर हमें V2 का मान पता करना है। अब चलिए इसे हम और सरल कर लेते हैं। तो देखिए 20 का स्क्वायर हम जानते हैं 400 होता है, और 400/2 करने से हमें यहाँ पर 200 मिलेगा। तो यह हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह बराबर होगा, देखिए 10 गुणा 15 करने से हमें 150 मिलेगा, और यह मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/2 V2 स्क्वायर है। अब देखिए इसे हम और सरल करेंगे। यदि हम दोनों पक्षों में से 150 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर यह घटा लेते हैं, तो हमें देखिए यहां पर क्या मिलेगा, 200 माइनस 150 यानी कि 50, और यह मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यह बराबर होगा 1/2 गुणा V2 स्क्वायर। अब अगर हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर लेते हैं तो हमें मिलेगा यहां पर देखिए 100 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर। अब इसके बाद हमने यहां पर दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया है। ये वर्गमूल के चिन्ह इस चरण के बाद में है। पहले तो V2 स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर मिला, और फिर हमने दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया है। तो ऐसा करने से देखिए 100 का जो वर्गमूल है वह 10 होता है, तो V2 का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा, और यही हमारा अंतिम उत्तर है। तो अब इसका मतलब है कि जब यह गेंद 15 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है तब इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, यानी इसकी जो गति है वह धीमी हो गई है, और इसी बात का हमने अनुमान भी लगाया था। अब चलिए कुछ इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं, और इसका हम सीधा ही चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर एक गेंद है जिसे क्षैतिज दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, और इस गेंद की जमीन से जो ऊंचाई है वह 40 मीटर है। तो यह गेंद यहाँ पर इस तरह से वक्रीय पथ में गति करने वाली है, और हमारे सामने अब यह सवाल उठता है कि यह गेंद इस जमीन से कितनी चाल से टकराती है। तो अब जरा सोचिए कि यह वेग हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहली बार देखने से हमें यह सवाल थोड़ा सा जटिल लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह गेंद वक्रीय पथ में गति कर रही है, तो यहाँ पर दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर पता है कि ऊर्जा संरक्षण में दिशा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, जिसका मतलब है कि अगर यह गेंद यहाँ पर वक्रीय पथ में भी गति कर रही है तब भी हम यह सिद्धांत यहाँ पर लागू करवा सकते हैं। हमें बस यहाँ पर इतना सा काम करना है कि इस स्थिति में जो कुल ऊर्जा है उसे इस स्थिति में कुल ऊर्जा के बराबर करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इस प्रश्न को स्वयं से हल करने की कोशिश करें। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे स्थिति 1 कह देते हैं और इसे हम स्थिति 2 कह देते हैं। अब आइए यहां पर ये सभी मान रख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक चरण तो जैसे पहले थे वैसे ही रहने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर h और v के मान लिख लेते हैं। यहाँ पर h1 तो इस पहले बिंदु पर ऊंचाई है जो कि 40 मीटर है, v1 यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड है, h2 इस दूसरे बिंदु पर ऊंचाई है जो कि 0 है, और v2 यानी कि इस दूसरे बिंदु पर जो वेग है यह हमें यहाँ पर पता करना है। तो चलिए अब यहाँ पर मान प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो एक बार फिर से हम g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं, गुणा में जो h1 है यानी इस बिंदु पर ऊंचाई है वह 40 मीटर है, प्लस 1/2 गुणा v1 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो v1 स्क्वायर है, इसका मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड और इसका स्क्वायर बराबर h2 0 है, क्योंकि इस बिंदु पर जो ऊंचाई है वह 0 होने वाली है, तो यह पूरा मान यहां पर 0 बनेगा, प्लस 1/2 गुणा v2 स्क्वायर। और अब बस हमें इसे सरल करना है और यहां से इस v2 का मान याद करना है। उम्मीद करता हूं कि अब आप बीजगणित के उपयोग से इसे सरल कर पाएंगे। तो जब हम इसे सरल कर लेंगे हमें यहां पर v2 बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यह गेंद जमीन से 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से टकराती है। तो जब भी सामान्य रूप से हम ऐसे सवाल करते हैं जिनमें ऊंचाइयों और चालों की बात की जाए या फिर स्थितियों या चालों की बात की जाए, तो उन्हें हल करने के लिए ऊर्जा संरक्षण एक बहुत अच्छा तरीका होता है। लेकिन इस विधि में एक कमी है, यहाँ पर हम समय ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें यह पता करना है कि यह गेंद जमीन से टकराने में कितना समय लेती है, तो इसकी गणना हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समीकरण में समय नहीं आ रहा है। तो यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है, बस हम यहाँ पर समय की गणना नहीं कर सकते हैं।